हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका। आज हम शुरू करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 3 की कहानी। एपिसोड की शुरुआत होती है यूजी इतादोरी से, जिसके सामने एक बेहद विशाल कर्स स्पिरिट खड़ा होता है। अपनी जान बचाने के लिए यूजी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदते हुए भागता है, लेकिन तभी वह कर्स उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है। अचानक एक तेज हमला होता है और वह कर्स स्पिरिट मारा जाता है, लेकिन मरते मरते वह यूजी के ऊपर ही गिर पड़ता है। इस कर्स को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि यूता ओकोत्सु होता है, जो असल में यूजी को मारने ही आया था। अब कहानी थोड़ी पीछे जाती है। हम देखते हैं जेनिन क्लैन के सबसे छोटे बेटे नाया जेनिन को, जो बेहद घमंडी और घृणित सोच वाला इंसान है। वह अपनी माँ और औरतों के बारे में बेहद अपमानजनक बातें करता है और माई की तुलना में माकी को नीचा दिखाता है। यही उसकी मुलाकात जिनिची और ऊजी जेनिन से होती है, जो उसे डांटते हैं कि उसके पिता नाओबितो जेनिन आखिरी सांसें गिन रहे हैं और वह अब आ रहा है। नाओया बेपरवाही से कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जेनिन क्लान का अगला हेड वही बनने वाला है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि नाओबितो जेनिन की मौत हो चुकी है और अब उनकी वसीयत में पढ़ी जाएगी। वसीयत के अनुसार नाओया को अगला हेड बनाया जाएगा और सारी जमीन जायदाद और वह कर्स टूल्स उसी के होंगे। लेकिन एक शर्त भी होती है, अगर कभी सातोरु गोजो की मौत हो जाती है या वह असमर्थ हो जाता है तो मेगुमी फुशिगुरो को जेनिन क्लैन का हेड बना दिया जाएगा। ये बात नाओया को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे पता चलता है कि मेगुमी इस समय टोक्यो में है और यूजी को ढूंढ रहा है। तभी नाओया एक खतरनाक प्लान बनाता है यूजी और मेगुमी दोनों को मार देने का, क्योंकि टोक्यो पहले से ही कर्स स्पिरिट से भरा है। ऐसे में किसी को शक भी नहीं होगा कि मेगुमी कैसे मरा। दूसरी ओर हम यूजी को अकेला बैठा हुआ देखते हैं। चोजो उसके पास आता है और उसके घावों के बारे में पूछता है। यूजी बताता है कि शायद सुकुना की वजह से वह जल्दी ठीक हो रहा है और अपनी ताकत को बढ़ते हुए महसूस कर सकता है। यूजी खुद को दोषी मानता है और कहता है कि उसके हाथों कई मासूम मारे गए हैं, लेकिन चोजो उसे समझाता है कि वह उसके भाई थे और भाई माफ कर देते हैं। यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसके बाद दोनों मिलकर शहर में फैले कर्स स्पिरिट्स को खत्म करने निकलते हैं। यूजी जानबूझकर कर्स को अपनी तरफ खींचता है और उन्हें एक अंडरग्राउंड ब्रिज तक ले आता है, जहाँ चोजो अपनी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से ही वार में सबको खत्म कर देता है। चोजो मन ही मन सोचता है कि यूजी पहले भी ताकतवर था, लेकिन अब वह अपनी कर्स्ड एनर्जी को पूरी तरह कंट्रोल करना सीख चुका है। वह पूरी तरह ठीक नहीं है, फिर भी किसी डेमन गॉड से कम नहीं लगता। चोजो यूजी को उसके पिता के बारे में कुछ बताने ही वाला होता है वहाँ, लेकिन तभी नाओया जेनिन आ जाता है। वह आते ही सवाल करता है, मेगुमी कहाँ है? अभी तक आया नहीं और तुम दोनों अब तक यहाँ से भागे क्यों नहीं? यूजी हैरानी से पूछता है कि वे भागे ही क्यों। तभी नाओया ठंडे लहजे में बताता है कि यूजी को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, क्योंकि अब कोजो यहाँ नहीं है और उसके बिना यूजी को बचाने वाला कोई नहीं है। वह कहता है कि अब तक हायर अप्स सिर्फ कोजो के डर की वजह से चुप थे। नाओया आगे जोड़ता है, वैसे तो मैं मेगुमी को मारने आया था, लेकिन अब तुम्हें भी खत्म कर ही देता हूँ। इतना कहते ही वह बिजली की रफ्तार से यूजी के पीछे पहुंचता है और उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। जब चोजो उसे रोकने जाता है तो नाओया पल भर में उसके पीछे पहुंचकर उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है। नाओया इन दोनों से कहीं ज्यादा तेज था। चोजो समझ जाता है कि नाओया के पास कोई खतरनाक टेक्निक जरूर है। वहीं नाओया मन ही मन सोचता है कि यूजी तो सुकुना का वेसल है, लेकिन ये दूसरा लड़का आखिर है कौन? तभी ये तीनों को एक बेहद ताकतवर कर्स एनर्जी महसूस होती है। यूजी सोचता है कि शायद ये गोजो हो, लेकिन जब वे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ यूता ओकोत्सु खड़ा होता है। यूता ऊपर से छलांग लगाता है और जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। नाओया यूता को पहचानते हुए कहता है, तुम वही यूता हो ना जिसे यूजी को मारने का काम दिया गया है? ये सुनते ही यूजी को याद आता है कि यूता तो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और एक स्पेशल ग्रेट सोर्सरर, बिल्कुल गोजो की तरह। नाओया यूता से कहता है कि वह भी यूजी को मारने ही आया था, लेकिन अब उसके काम में दखल नहीं देगा। इस पर चोजो यूजी से कहता है कि वह तुरंत वहां से भाग जाए और नाओया को वह संभाल लेगा। वह चेतावनी देता है कि यूता बिल्कुल गोजो जैसा है, उससे लड़ना हो मतलब मौत को दावत देना। यूजी वहां से भागने लगता है, लेकिन यूता उसके ठीक पीछे पीछे रहता है। इधर चोजो अपनी ब्लड टेक्निक से नाओया पर हमला करता है, लेकिन नाओया आसानी से बच जाता है और कहता है कि ब्लड मैनिपुलेशन में डरने लायक बस पियर्सिंग ब्लड ही है और उसे चार्ज करने में वक्त लगता है। चोजो जवाब देता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वह उसके भाई पर हमला करके जिंदा वापस चला जाएगा। इधर यूता आखिरकार यूजी को पकड़ लेता है। यही वही सीन था जो हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था, जहाँ यूजी किसी कर्स से नहीं बल्कि यूता से बचकर भाग रहा था। यूजी और यूता के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। यूजी साफ तौर पर कमजोर पड़ रहा था। दिखने में शांत और साधारण लगने वाला यूता असल में बेहद खतरनाक था, क्योंकि उसकी कर्स एनर्जी बेहद विशाल थी।
यूता समझाता है कि उसके अंदर गोजो से भी ज्यादा कर्स एनर्जी से है, लेकिन गोजो के पास 6 आईज है, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, इसीलिए गोजो नंबर 1 है। यूता फिर से यूजी पर हमला करता है। उसकी कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि यूजी समझ ही नहीं पा रहा था कि अगला हमला कब और कैसे होगा। हर वार जानलेवा था और यूता पर किए गए हमले बेअसर लग रहे थे। फिर भी यूजी हार मानने को तैयार नहीं होता। वह एक चाकू उठाता है क्योंकि गोजो ने उसे बताया था कि कुछ सोर्सरर हथियारों का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उसके लिए भी एनर्जी कंट्रोल जरूरी होता है। यूजी अपने चाकू से यूता की शेंग कटाना को रोक लेता है, लेकिन यूता ध्यान भटकाकर उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। इसके बाद यूजी लात मारकर यूता की कटाना तोड़ देता है, जिसे देखकर यूता भी हैरान रह जाता है। आखिर यूजी भी गोजो का ही स्टूडेंट है। यूजी सोचता है कि बिना हथियार के वह यूता से बेहतर लड़ सकता है और हमला करने दौड़ता है, लेकिन तभी पीछे से एक विशाल कर्स आकर उसे जकड़ लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि रीका थी। यूजी समझ ही नहीं पाता कि रीका अचानक यहाँ कैसे आ गई। रीका ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ा था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। यूता अपनी टूटी हुई तलवार उठाता है, आगे बढ़ता है और उसे यूजी के सीने में घुसा देता है। वह कहते हुए माफी मांगता है, मुझे माफ करना यूजी इतादोरी। और इसी के साथ यूजी की मौत हो जाती है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।